हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए सेकेंड केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट। ठीक है, एल्कोहल फिनाल एवं ईथर, उसका जो है लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में आपने पढ़ा है एल्कोहलों और फिनालों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में, कि क्वथनांक पर जो है एल्कोहलों का क्वथनांक कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। ठीक है, विलेयता कब घटती है, कब बढ़ती है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। और उसके अलावा आपने एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में थोड़ा सा पॉइंट लिखा है कि एल्कोहल दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उसमें OH बॉन्ड का विदलन होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो उस केस में जो एल्कोहल है वो नाभिक स्नेही के रूप में व्यवहार करता है, क्योंकि ऐसा समझे आप लोग कि वो लोग ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है, फिर उसका एच वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, और जब इसको मैं समझा भी सकता हूँ आपको कि एल्कोहल देखिए, जब एल्कोहलों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एल्कोहल है, अगर ये नाभिक स्नेही के रूप में व्यवहार करेगा तो इसका जो है ये वाला पार्ट किसी कार्बन आयन पर, मतलब कहीं प्लस वगैरह हो, वहां अटैक कर देगा। तो जब अटैक करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये अपना लोन पेयर दे रहा है ना, इसको, इस कार्बन को ये अपना लोन पेयर दे रहा है, तो किस रूप में व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही। लोन पेयर देगा तो भाई नाभिक स्नेही का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है RO प्लस आ जाएगा, इसके साथ में कार्बन ऐसे जुड़े रहेंगे, और इसके जो है H रहेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा अंत में। तो H जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, RO मिल जाएगा, फिर कार्बन, RO कार्बन रहेगा। तो यहाँ पे OH का वाला बॉन्ड टूट रहा है। और जब कार्बन, इसको कार्बन मान लें आप लोग, जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो कौन सी अभिक्रिया देखेंगे आप? तो जो है देखो क्या होगा, जैसे मान लें RCH2OH कोई एल्कोहल है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होना होता है तो सबसे पहले इसमें H प्लस जुड़ जाता है। H प्लस जुड़ जाता है एल्कोहल में। एल्कोहल का होता है प्रोटानन। ठीक है, प्रोटॉन जुड़ जाता है, ये बन जाता है आपको। ठीक है, और फिर अंत में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन ऑक्सीजन का। H2 बनता है, H प्लस जुड़ जाएगा तो H2 बन जाता है, अंत में H2O निकल जाता है। तो जब H2O निकलेगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो फिर यहाँ पे कोई प्लस आएगा, यहाँ पे ना किसी किसी एक्स माइनस को, मतलब Br माइनस वगैरह को अटैक करा दीजिए आप, नाभिक स्नेही को अटैक करा दें, तो Br माइनस यहाँ अटैक कर देगा, आपको मिल क्या जाएगा? Br माइनस यहाँ अटैक कर देता है, आपको मिलता है RCH2Br। बस इस बात को समझना है। ठीक है, CO बॉन्ड टूटा है और OH का बॉन्ड टूटा है। OH बॉन्ड टूटेगा तो नाभिक स्नेही के रूप में काम करता है, और यहाँ पे देखो कार्बन में प्लस आया है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम किया है। एल्कोहल में कार्बन पर यहाँ पे क्या आया था? प्लस आया है, तो भाई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो वहां पे एल्कोहल ने लोन पेयर दे दिया था, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो अभी देखो ध्यान से, आप जो है दो प्रकार से प्रक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें OH बॉन्ड टूटेगा, जिसमें CO बॉन्ड टूटेगा। OH बॉन्ड टूटना है उसको अलग पहले पढ़ लेंगे आप लोग, और CO बॉन्ड टूटेगा उसको भी पढ़ेंगे। मैंने बताया था आपको फिनाल जो होते हैं, फिनाल में सामान्य केस में OH वाला ही बॉन्ड टूटता है, CO का बॉन्ड नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिनाल में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस में क्या होता है, आप देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में जो है हल्का सा डबल बॉन्ड का लक्षण आता है। फिनालों में क्या होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से उसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही इसी अभिक्रिया पढ़ेंगे आप लोग, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड का विदलन होता है। तो जब OH बॉन्ड टूटेगा तो वो अम्लता को दिखाता है। किसको दिखाएगा? OH बॉन्ड टूटेगा, H अलग होगा, तो H निकलेगा तो किसको दिखाएगा? अम्लता। तो जो है इस अभिक्रिया के द्वारा आप एल्कोहलों और फिनालों की क्या पता कर सकते हैं? अम्लता को देख सकते हैं, एसिडिटी को देख सकते हैं। ठीक है, OH बॉन्ड टूटने की सबसे पहली अभिक्रिया क्या है? कि आप धातु से क्रिया करा दें। किससे क्रिया करा दें? धातु से क्रिया करा दें। तो ध्यान दें आप लोग,
अगर आप एल्कोहल या फिनाल ले लें, उनकी क्रिया सक्रिय धातु से कराओ, मतलब वही ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं उनसे करानी है। कम क्रियाशील कापर वगैरह से नहीं करा लेना, कापर से एजी से ये सब क्रिया नहीं करते। अधिक क्रियाशील धातु जैसे मान लीजिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सबसे क्रिया कर सकते। ठीक है, तो यही है, एल्कोहल और फिनाल जो है सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि के साथ क्रिया करते हैं। उनके संगत एल्कोक्साइड बनाएंगे, एल्कोहल बनाएगा एल्कोक्साइड, और फिनाल क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड। देखो कैसे बनता है कैसे नहीं, और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे मान लीजिए आपने कोई एल्कोहल लिया ROH, इसकी क्रिया अगर आप चाहे सोडियम से कराओ चाहे किससे कराएं, पोटेशियम से करा दें, आपको जानते हैं क्या मिले, चाहे सोडियम चाहे पोटेशियम, तो आपको यहाँ क्या होगा, सोडियम या पोटेशियम जाएंगे, ECH को हटाएंगे, तो ये हटेगा ना, OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये हटेगा तो कभी भी ये हटता है तो H2 गैस के रूप में निकलता है, ये हटेगा H2 गैस निकालेगा। तो आपको यहाँ मिलता है क्या, आपको मिलता है RO -Na कर सकते चाहे तो, RO या तो के लिया तो क्या आ जाएगा, Na है तो Na आएगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम आएगा। इसी को बोलते हैं एल्कोक्साइड। तो सोडियम है तो सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम होगा तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम एल्कोक्साइड। तो मैं ऐसा पूरा मिला के दोनों का नाम लिख सकता हूँ, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्स, ऐसा मैं नाम लिख सकता हूँ। इतने का नाम है एल्कोक्साइड, मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, चाहे जो हो सकता है। अगर यहाँ पे मेथिल होगा तो मेथॉक्साइड, एथिल होगा एथॉक्साइड, आइसोप्रोपिल होगा तो आइसोप्रोपॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटिल होगा तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अगर यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप होगा तो क्या मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड नाम होगा ऐसा। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं, और साथ में क्या निकलेगा, H2 गैस, H2 गैस निकलना है। हालांकि देखिए यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है, H1 है, यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे हाफ कर सकते हैं आप, बैलेंस करने के लिए हाफ कर सकते हैं। या तो अगर आपको हाफ हटाना हो, पूरा 2 से गुणा कर लो, पूरा यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, और यहाँ भी 2 से गुणा। अब ये हाफ क्या होगा, गायब हो जाएगा, 2/2 होगा ना, 2/2 आ जाएगा, तो 2/2 का मान 1 ही होगा। तो अगर आपको हाफ हटाना है, 2 हटाना बटा 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे। इसका नाम क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम, जो भी लिया आपने, उस उतने का नाम क्या है, एल्कोक्साइड। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए, देखो ध्यान से, अगर आपने ROH इसके साथ में क्या लिया, चाहे कैल्शियम लो चाहे मैग्नीशियम लो, चाहे कैल्शियम ले चाहे क्या ले, मैग्नीशियम ले, चलो मैं कैल्शियम ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम पे 2 प्लस होता है ना, ये मिलेगा RO-H+, ऐसा ब्रेक होता है, RO-H+, ऐसे ये भी ब्रेक होता है, H को हटाता है। तो यहाँ पे H हटना है, कैल्शियम आके H को हटा देगा, लेकिन ये RO- है, Ca पे 2 प्लस है, 2 का गुणा इसमें होगा ना, आपको मिलेगा RO ट्वाइस, आपको मिलेगा RO होल ट्वाइस Ca मिलेगा, और साथ में H2 गैस निकल जाएगा। बाकी बैलेंस कर सकते हैं, H यहाँ पे देखिए, H यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे RO2 है, मतलब 1 है, यहाँ पे RO कितना था, तो यहाँ पे आप 2 से गुणा कर लेंगे। बाकी अब इस सब H भी ठीक होगा, H2 है, वहाँ भी H ठीक, यहाँ भी H2 है, यहाँ भी क्या है, H2, इसका नाम है कैल्शियम एल्कोक्साइड। देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पे ले लें एल्यूमिनियम, ROH, साथ में क्या ले लें, एल्यूमिनियम, तो क्या टूटेगा, O-H+, एल्यूमिनियम पे क्या होता है, 3 प्लस, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा RO होल थ्राइस Al, और साथ में H2 गैस निकल जाना है। इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। समझ पा रहे हैं आप। अब देखो थोड़ा बैलेंस वाली बात हो जाए कि यहाँ बैलेंस कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का बैलेंसिंग। देखो ध्यान से, यहाँ पे RO मतलब ROH है, जिसमें RO 1 बार है, तो यहाँ पे RO 3 बार है, तो आप क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। एल्यूमिनियम ठीक है, H देखो H कितना है, H यहाँ 3 है,
यहाँ 2 ही है। हाँ तो उसमें यहाँ जो है 3/2 से गुणा कर दिया, 3 3 हो जाएगा ना, 3/2 से गुणा कर लो। या तो अगर आप इसे पूरा संख्या देखो ध्यान से, ये तो आ जाएगा जो है ना, कह सकते हैं अगर आपको पूर्ण संख्या चाहिए, यहाँ पे आपको बटा वटा वाला वैल्यू नहीं चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, और यहाँ भी 2 से गुणा, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा पूरा। यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचेगा, 3। ऐसी चीज भी है, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर मान लो इसी स्थान पे अपने ने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया, तो फिनॉल को भी वही हल होना है। फिनॉल लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग और ओ ट्वाइस मिलेगा कैल्शियम के साथ में। देखो ध्यान से, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, फिनॉल लिया, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ एच, ऊपर भी कर सकते हैं थोड़ा सा, एच यहाँ भी चाहे जहाँ कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसकी क्रिया मैंने किससे करा दी, सोडियम या पोटेशियम, किसी से भी करा दो, चाहे सोडियम से चाहे पोटेशियम से, तो क्या होना है, ये आएगा ना, तोड़ देगा इसको, ये से निकल जाना है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा O माइनस Na+ मिलेगा ना, O माइनस Na+, और क्या निकल जाना है, H2 गैस। बराबर करने के लिए हाफ कर देना है। देखो बेंजीन के साथ में O-, इसका नाम होता है फेनॉक्साइड, बेंजीन के साथ में O- को फेनॉक्साइड बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा पूरा सोडियम फेनॉक्साइड। देखिए ध्यान से, अगर आपने यहाँ कैल्शियम ले लिया, देखो ध्यान से, अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको मिटा देना, अगर आपने यहाँ पे कैल्शियम ले लिया, यहाँ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ना OH को वहाँ भी कर सकते थे, फिर O नहीं बन जाता ऊपर, क्या दिक्कत है, कैल्शियम से कराएंगे तो मिलेगा ना ऐसा, O-H+, अबे ट्वाइस मिलेगा पूरा, कैल्शियम पे 2+ होता है, कैल्शियम पे होता है 2+, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, हाँ आप इसको तो चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, C6H5OH, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, आप चाहे तो ऐसा ही लिखो, बेंजीन O ट्वाइस हो जाएगा, और कैल्शियम, भाई O ट्वाइस कैल्शियम हो जाएगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं C6H5O, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, और साथ में H2 गैस निकल जाना है, इसका नाम क्या होगा, इन दोनों का ही नाम कैल्शियम, कैल्शियम फिनॉक्साइड। एल्यूमिनियम से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है, एल्यूमिनियम से कराएंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम फिनॉक्साइड, ऐसी चीजें हैं। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर आपने मान लीजिए मेथिल अल्कोहल लिया है, इसकी क्रिया आपने सोडियम धातु से कराई तो क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए एथिल अल्कोहल लिया है, सोडियम पोटेशियम किसी से भी करा दो, ठीक है, पोटेशियम से कराया तो क्या मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए आपने ले लिया है ये CH3 CH CH3 OH ले लिया है, ठीक है, इसकी क्रिया आपने किससे करा दिया, चलो मान लो कैल्शियम से करा दिया, क्या मिलने वाला है, उसको बना के दिखाना है आपको। मान लीजिए आपने क्या लिया, एक और रिएक्शन CH3 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 OH, इसकी क्रिया आपने एल्यूमिनियम धातु से कराया तो क्या मिलने वाला है, बना के दिखाए फटाफट, इतना लिख लो, उसको बना के भी दिखाओ। देखो ध्यान से, आपने इन अभिक्रियाओं को ऐसे लगाया है, थोड़ा देख लिया जाए कि मैं इसको लिख रहा हूँ ना CH3, ये CH3 है, OH एल्यूमिनियम धातु से क्रिया करेगा, इसका नाम जानते हैं ना आप लोग, इसका नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये एल्यूमिनियम धातु है, अभी क्रिया इससे करा सकते हैं आप लोग, ठीक है, आप इसको ब्रेक कर दें, इधर आएगा माइनस, इधर क्या आएगा प्लस, तो एल्यूमिनियम ना होल थ्राइस बन जाएगा ना, होल थ्राइस बन जाएगा, आपको मिलेगा क्या, CH3
CH3O होल थ्राइस हो जाएगा एल्यूमिनियम, फिर साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। बाकी बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, बैलेंस कर लीजिएगा। इसका नाम क्या पता है, इसका नाम है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। किस रिएक्शन की बात करें तो मेथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है, ये कौन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ क्रिया कराएं तो ये टूटेगा माइनस प्लस, सोडियम पे एक प्लस होता है ना, क्या बनाएगा भाई, आपको मिलेगा CH3ONA, साथ में H2 गैस निकल जाएगा। बाकी बैलेंस वैलेंस कर लिया, हाफ कर लो। इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। यहाँ क्या आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, ये ब्रेक होगा माइनस प्लस, पोटेशियम पे भी एक प्लस होता है, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा C2H5O माइनस, या O के कर रहे हैं, O माइनस K प्लस, H2 गैस निकल जाना है। बाकी बैलेंस कर लेंगे, हाफ करके, हाफ लगा के बैलेंस कर लेंगे। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम एथॉक्साइड, पोटेशियम एथॉक्साइड। इसकी बात करें यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। ये कौन सा एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। बाकी सब जनरल करते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, आपको मिलेगा CH3O होल ट्वाइस Ca, फिर H2 गैस निकल जाना है। इसका नाम होगा कैल्शियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अगर यहाँ पे आइसोब्यूटिल होगा तो आइसोब्यूटॉक्साइड हो जाएगा, उसमें क्या है। इसका नाम है कैल्शियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। इनको लिखें, इनको लिखने के बाद देखो ध्यान से थोड़ा सा, इसको लिखने के बाद आप थोड़ा इधर ध्यान देंगे कि अगर फिनॉल की क्रिया जलीय नहीं हो, सोडियम से कराया आपने, सोडियम पोटेशियम धातु से कराया है, मुख्य सोडियम पोटेशियम का याद रखो, सोडियम पोटेशियम धातु का, ठीक है। अगर फिनॉल की क्रिया जलीय नहीं से कराई जाए तो क्या होगा, क्या क्रिया होगी कि नहीं होगी। और ठीक उसी प्रकार अल्कोहल की भी क्रिया जलीय नहीं से कराई जाए होगी कि नहीं, उसको देखा जाए। तो देखिए ध्यान से, अगर फिनॉल लिया आपने, उसकी क्रिया जलीय NaOH से कराया, ये टूटेगा ना, O पे माइनस आएगा, H प्लस O माइनस H प्लस ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा Na प्लस OH माइनस, जल में NaOH घोला गया है, या Na प्लस OH माइनस, OH माइनस और H प्लस, मतलब ये OH माइनस है, H प्लस है, H2O निकाल लेगा और ये Na प्लस यहाँ जाके जुड़ जाएगा, मिलेगा सोडियम फेनॉक्साइड। यहाँ जो है H प्लस और OH माइनस, H2O निकाल लेगा, ये Na प्लस चला जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड इसका नाम है, सोडियम फेनॉक्साइड। साथ में जल निकल जाता है। लेकिन अगर यही क्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाए तो अल्कोहल जो है जलीय NaOH के साथ क्रिया नहीं करता। तो यह अभिक्रिया क्या दिखाती पता है, जितनी भी अभिक्रिया आपने पढ़ा है अभी तक, ये सभी अभिक्रियाएं अल्कोहलों और फिनालों की अम्लता को दिखाती है। अल्कोहल और फिनाल की जो आपने धातुओं से क्रिया कराई है ना, H निकल रहा है, तो वो किसको दिखाती है, अल्कोहलों और फिनालों दोनों की अम्लता को दिखाती है। ये भी अम्लता को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल अम्लीय लक्षण को नहीं दिखा रहा है, H प्लस को नहीं दे पा रहा है, और फिनाल H प्लस को दे रहा है। तो जलीय NaOH के साथ क्रिया, अल्कोहल या फिनाल की जलीय NaOH के साथ क्रिया क्या स्पष्ट करती है, फिनाल तो कर लेता है, अल्कोहल नहीं कर पाता। इससे क्या स्पष्ट होता है कि फिनाल जो है अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है। और आप जानते भी हैं, ये तो देखो अभिक्रिया के द्वारा स्पष्ट किया गया है, और आप जानते भी कि फिनाल में जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, इसका इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ना,
रेजोनेंस के थ्रू ही खींचेगा, लेकिन खींचेगा। तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ पे आर इलेक्ट्रॉन भेजता है। ये कम अम्लीय होता है, ज़्यादा अम्लीय होता है। लेकिन अगर अभिक्रिया के द्वारा स्पष्ट करना हो तो आप किस अभिक्रिया को याद रखें? जेली NaOH के साथ अभिक्रिया, इसको लिखे फटाफट। देखिए ध्यान से, यहीं पे एक नोट कर लिख लेंगे आप लोग कि अगर एल्कोहल हो चाहे फिनाल हो, चाहे एल्कोहल हो चाहे फिनाल हो, उनकी क्रिया अगर किसी क्षार से कराई जाए, क्षार को बेस मान ले B-, ऐसा मान ले कि कोई क्षार है उसमें माइनस ही होना है, OH-, ठीक है, चाहे जो भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दें, अगर एल्कोहल की क्रिया चाहे फिनॉल की क्रिया, लिख सकते हैं C6H5OH, किससे कराई जाए? किसी क्षार से कराए, B- कर दे रहा हूं मैं, B-, इसको आप क्षारक मान सकते हैं। यहां भी अगर क्षारक ले ले कोई B-, तो क्या होगा? जानते ही ना, H+ को खींच लेगा। तो नॉर्मली रिएक्शन है यार, ये क्षार होगा, H के साथ बॉन्ड बना लेगा, आपको मिलेगा RO-, और यहाँ पे वही हाल होगा कि क्षार H के साथ बॉन्ड बना लेगा, आपको मिलेगा C6H5O-, फेनॉक्साइड मिलेगा, रेडायन मिलने वाला है। H+ को खींचेगा तो रेडायन मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या? BH मिलता है, क्षार OH के साथ बॉन्ड बन जाता है, और आपको मिलता है क्या है? RO-। अगर आपने यहाँ किया तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? BH मिलेगा, और यहाँ पे मिलता है C6H5O-, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्षार है और ये H+ दे रहा है ना, तो H+ देने वाला क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। आपने पढ़ा है ना लुईस, ठीक है, हाँ, लुईस की अवधारणा पढ़ा है कि H+ देने वाला पदार्थ अम्ल है, H+ लेने वाला पदार्थ क्षार है। तो ये H+ को ले रहा है, एल्कोहल दे रहा है तो अम्ल है, H+ को ले रहा है इसलिए क्षार है। तो ये यहाँ अम्ल का काम कर रहा है, और ये यहाँ ये भी H+ को दे रहा है ना भाई, H+ को दे रहा है, ये भी यहाँ अम्ल का काम कर रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये ना, ये इस क्षार ने H+ को लिया है, यहाँ भी इसने H+ को दिया है, इसने H+ को दिया है, अम्ल है, ठीक है। आपको मैं बता दूं एक बहुत नोटिस पॉइंट, कि अगर कोई भी अम्ल हो तो H+ को देना है, H+ को देता है प्रोटॉन, H+ को आप क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन। तो अगर कोई भी अम्ल है, अगर उससे H+ निकल जा रहा है, H+ हो रहा है, तो H+ निकल जाने के बाद जो बचता है ना, उसको बोलते हैं संयुग्मी क्षारक। अम्ल से H+ निकल जाने के बाद जो बचेगा उसे आप क्या बोलते हैं? संयुग्मी क्षारक। और किसी क्षार में H+ जुड़ जाने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। कोई अम्ल है, अगर वहां से H+ निकल जाए तो जो बचता है उसे आप क्या बोलते हैं? संयुग्मी क्षारक। इस बात को याद रखें आप। और मान लीजिए एक और बात है, कोई क्षार है या क्षारक है, अगर उसमें H+ जुड़ जाते हैं तो जो बनता है उसे आप क्या बोलते हैं? संयुग्मी अम्ल, ठीक है। अब देखो इसको ट्रिक से क्या समझ सकते हैं आप लोग। देखो, H+ अम्ल को दिखाता है ना, ऐसे H+ जो है अम्लता को दिखा देता है। तो क्षार ने H+ को जोड़ा, इसलिए आप बोल देंगे संयुग्मी अम्ल। अम्ल को जोड़ लिया, संयुग्मी अम्ल कह देना है। और अगर अम्ल को निकाल देगा, H+ को निकाल देगा, तो संयुग्मी क्षारक। इस तरीके से आप ट्रिक समझ सकते हैं कि क्षार ने H+ को जोड़ लिया, अम्ल को जोड़ा है, तो क्या मिलेगा? संयुग्मी अम्ल मिलेगा, और निकाल दिया तो संयुग्मी क्षारक। ऐसा आप समझ लें, ठीक है। तो यही है, देखो, तो जो यहाँ एल्कोहल है ना, अम्ल का काम कर रहा है, इसने H+ को दिया, H+ को इसने दिया ना, क्षार ने ले लिया, तो B में जो H जुड़ा है ना, H जुड़ने के बाद ये BH बना है, जो BH बना नहीं, ये क्या है पता है? ये संयुग्मी अम्ल है। क्षार ने H+ को लिया ना, H+ को लेने के बाद जो बनता है उसे आप क्या बोलते हैं? संयुग्मी अम्ल। और अम्ल ने H+ को निकाल दिया है, तो ये क्या बनेगा? संयुग्मी क्षार। ये समझना है, ये संयुग्मी क्षारक है और ये क्या है? संयुग्मी
अम्ल, ठीक है। तो ये क्या है, ये संयुग्मी अम्ल है। और ये क्या है आपका संयुग्मी क्षारक। ठीक इसी प्रकार से ये भी क्या है, ये संयुग्मी अम्ल है और ये क्या है, संयुग्मी क्षारक, ठीक है। संयुग्मी अम्ल है और ये क्या है, संयुग्मी क्षारक, ठीक है। आपसे देखो यहां से एक प्रश्न पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है ना कि एल्कोहल का, एल्कोहल H+ निकालेगा ना, H+ निकालने के बाद क्या बनता है, संयुग्मी क्षारक। H+ जोड़ने के बाद संयुग्मी अम्ल। आपसे ये पूछ सकता है कि एल्कोहल का संयुग्मी क्षारक क्या होता है। एल्कोहल का संयुग्मी क्षारक एल्कोऑक्साइड होता है। एल्कोहल का संयुग्मी क्षारक एल्कोऑक्साइड होता है। फिनाल का संयुग्मी क्षारक फिनॉक्साइड होता है। आपसे पूछ सकता है मेथिल एल्कोहल का संयुग्मी क्षारक क्या होगा, तो मेथॉक्साइड। H+ निकालेगा तो संयुग्मी क्षारक बना देना है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि OH-, यहाँ पे क्षार के रूप में OH- भी हो सकता है। क्या हो सकता है, OH-। तो आपसे पूछ सकता है कि OH- का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, H2O होगा। OH- में अगर H+ जोड़ेंगे तो भी संयुग्मी अम्ल मिलेगा, H+ जोड़ेंगे तो संयुग्मी अम्ल मिलेगा। तो OH- का संयुग्मी अम्ल क्या मिलेगा, H2O। मान लो B- है तो BH मिलेगा। भाई इसको भी समझ लें आप लोग, अगर क्षारक B- है तो H+ जोड़ने के बाद BH मिलेगा, संयुग्मी अम्ल होगा। इस बात को याद रखें आप, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, इसकी मैं बात करूंगा एल्कोहलों की अम्लता के बारे में। पहले आप इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिखो। अच्छा देखो ध्यान से, अब दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे आप लोग, एल्कोहलों की अम्लता। तो अभी आपने रिएक्शन के थ्रू जाना ना एल्कोहलों की अम्लता। आपने अभिक्रिया से स्पष्ट किया कि इसमें OH बॉन्ड टूट रहा है, एल्कोहलों की अम्लता देख लिया आपने। एल्कोहलों की अम्लता के जांच के लिए आप रिएक्शन अगर ना कराएं तो, जैसे आपसे पूछे किसी अभिक्रिया द्वारा स्पष्ट कीजिए कि एल्कोहल अम्लीय होता है, तो धातु से क्रिया करा दीजिए। और वैसे ही पूछे कि एल्कोहल अम्लीय होते हैं, कैसे बताएं कि एल्कोहल अम्लीय होते हैं, तो वही एल्कोहलों की अगर अम्लता की जांच करनी है तो वहां से H+ को निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, एल्कोऑक्साइड है। H+ को निकालने के बाद क्या मिलेगा, एल्कोऑक्साइड है। किसी भी अम्ल की अम्लता की जांच करनी हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर उसके अम्लीय लक्षण की जांच करनी है तो वहां से H+ निकाल लीजिए और उसको देखिए, उसका बनाइए ऋण आयन। H+ को निकाल के क्या बनाएंगे, ऋण आयन। उसको आप कॉन्जुगेट क्या बोल सकते हैं, बेस, संयुग्मी क्षारक बोल सकते हैं। H+ निकल जाने के बाद क्या बनता है, संयुग्मी क्षारक। तो जो ऋणायन मिलेगा या कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, उसका आपको स्थायित्व तो देखना है, कितना ज्यादा स्थायी है। जितना ज्यादा स्थायी कॉन्जुगेट बेस होगा या ऋणायन होगा, वह पदार्थ उतना ही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय। अम्लता की जांच के लिए आपको क्या देखना है, ऋणायन का H+ निकाल देने के बाद उस पदार्थ से प्राप्त ऋणायन का स्थायित्व देखना है। ऋणायन जितना ज्यादा स्थायी होगा, पदार्थ उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। और क्षारीयता की जांच कैसे करते हैं, H+ को जोड़कर धनायन बनाते हैं, उसका स्थायित्व देखते हैं। क्षारीयता की बात अभी बाद में की जाएगी, पहले अम्लता की बात करें। तो देखो ध्यान से, वही बात की गई है कि एल्कोहलों के अम्लता की जांच किससे प्राप्त है, या लिख सकते हैं ना कि प्राप्त एल्कोऑक्साइड आयन, जो कि क्या होता है, संयुग्मी क्षारक होता है, H+ निकल चुका है, के स्थायित्व के आधार पर किया है। मान लीजिए कोई भी एल्कोहल या ROH है, इसको आप पहले क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक कर लें, RO-H+। इसको आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं आयनन, आयनों में ब्रेक हो गया है। एल्कोहल आपका जो है RO- दे रहा है, आयनों में ब्रेक होने के बाद OH+, ये फिर जुड़ के यही बना लेगा, ठीक है। उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाना है, दोनों तरफ उत्क्रमणी का चिन्ह लगा देना है। आपको RO- मिलना है, H+ मिलना है। अब इसी, आप इसको यहाँ अम्ल मान सकते हैं ना, H+ दे रहा है तो अम्ल मान सकते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षारक। इसी का स्थायित्व देखना है, जितना ज्यादा स्थायी होगा, हाँ, अम्ल उतना ही ज्यादा अम्लीय है।
तो आप एक तरीके से लिख सकते हैं कि जो पदार्थ की अम्लता है आपकी, आप ट्रिक के लिए लिख सकते हैं कि जो पदार्थ की अम्लता है संयुग्मी क्षारक के स्थायित्व के समानुपाती होता है। संयुग्मी क्षारक के स्थायित्व के क्या होता है, समानुपाती। संयुग्मी क्षारक जितना ज्यादा स्थायी होगा पदार्थ उतना ही ज्यादा, या अल्कोहल जो भी है उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो आपसे पूछा जाए, देखो ध्यान से, आपसे पूछा जाए कि मेथिल अल्कोहल, देखो ध्यान से, आपसे पूछा जाए मेथिल अल्कोहल, पूछा जाए एथिल अल्कोहल C2H5OH, आपसे पूछा जाए CH3, ऐसे ही मान ले, ऐसा पूछ ले आपसे, ये अल्कोहल है, और आपसे पूछ लास्ट ये वाला, पूछे इन सभी में कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा। आपको इतने अल्कोहल दिए गए हैं, इसमें पूछा जा रहा है कौन ज्यादा सबसे सबसे अधिक अम्लीय कौन। तो इसकी अम्लता की जांच के लिए सबसे पहले आप आयनों ब्रेक कर दें, चाहे यही ब्रेक कर ले प्लस माइनस में, या अलग से दिखा लो ब्रेक करके। इसको आप ब्रेक करें ऐसे ना, आप इसको ब्रेक करें, यहाँ आप इसको ब्रेक करें CH3O- H+, ऐसे इसको ब्रेक कर लें आप लोग, C2H5O- H+, आप इसको ब्रेक कर लें CH3 CH CH3 CH3O-H+। अब अच्छा देखो इसकी बात करें, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ CH3 CCH3 CH3O-H+। आप जानते हैं ना ऋणायन का स्थायित्व कब बढ़ता है, जैसे ऋणायन है ना भाई, इसी का स्थायित्व देखना। ऋणायन के स्थायित्व के बारे में आप क्या जानते हैं कि ऋणायन से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा स्थायित्व उतना ही ज्यादा बढ़ता है। ऋणायन से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं ये भी लिख दे रहा हूं आपको पॉइंट कि जो ऋणायन का स्थायित्व है, ऋणायन का स्थायित्व है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। शांत रहे, समूह की संख्या या क्षमता भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जितनी ज्यादा रहेगी या संख्या जितनी ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूहों की, ऋणायन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। तो यहां देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये तो प्लस आई समूह है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो उसको कम स्थायी और कम स्थायी करेगा, खींचा नहीं जा रहा है, भेजा जा रहा है। यहाँ भी भेजा जा रहा है, यहाँ भी देखो ये भी भेज रहे हैं, ये पूरा ग्रुप मिला के समझिए भेज रहा है, ये पूरा ग्रुप भेज रहा है, और यहाँ ये पूरा ग्रुप भेज रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जानते हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, ये भी प्लस आई समूह है, तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन भेजेगा ये भेजेगा। 3 मेथिल ग्रुप है, वो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ये भेजता है, उससे कम ये भेजता है, उससे कम ये भेजता है, और सबसे कम ये भेजता है। तो जो जितना कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा या जो नहीं भेजेगा, हाँ वो तो और बेहतर स्थायी होगा। मान लीजिए भेज ही रहा है तो जो जितना कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा ऋणायन उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो ये सबसे अधिक स्थायी है। यहाँ पे प्लस आई समूह की इसको आप प्लस आई समूह मान सकते हैं कि ये पूरा पूरा प्लस आई समूह है, क्योंकि इसमें ना ये मेथिल जो है ये प्लस आई का काम करता है, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। यहाँ पे भी जो 2 मेथिल है ये भी प्लस आई का काम करता है, ये भी कौन सा काम करता है, इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करता है, प्लस आई समूह है। ठीक है, तो आप बोलेंगे ना यहाँ पे प्लस आई समूह की संख्या क्या है, प्लस आई समूह की संख्या अधिक होने के कारण
सबसे कम स्थायी होता है, सबसे कम स्थायी होता है ये। यहाँ पे प्लस आई समूह की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे कम स्थायी है, और यहाँ पे सबसे न्यूनतम है, और स्थायित्व के मामले में सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ भी कि प्लस आई समूह की संख्या, समूह की संख्या कम होने के कारण, सर्वाधिक स्थायी है, सर्वाधिक स्थायी होता है ये, बता रहे। तो जितना ज्यादा स्थायी रहेगा अम्लता उतनी ही ज्यादा रहेगी। सबसे अधिक अम्ल ये होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। तो यहाँ पे जो अम्लता का क्रम लिखेंगे आप लोग, तो अम्लता क्या लिखने वाले हैं, सबसे अधिक यहाँ पे मेथिल अल्कोहल होगा, ए कर देना, उसके बाद बी, उससे कम सी, और सबसे कम क्या होगा, डी। तोड़ के कर लेना है, ठीक। इसको लिखे बेटा। ये देखो ध्यान से, अभी आपने क्या पढ़ा है, एल्कोहलों की अम्लता के विषय में पढ़ा है। तो देखिए ध्यान से, एल्कोहलों की अम्लता की जांच कैसे करते हैं। तो एल्कोहलों की अम्लता की जांच करने के लिए आपको एल्कोहलों से बनाना है एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। कंजुगेट बेस उसका होता है, संयुग्मी क्षारक होता है। उसको बना के उसका स्थायित्व देखना है, क्षारक कब ज़्यादा स्थायी होगा, कब कम स्थायी होगा। जो आप बनाएंगे कि संयुग्मी क्षारक या एल्कोक्साइड आयन, वो कब ज़्यादा स्थायी होगा, कब कम स्थायी होगा। ज़्यादा स्थायी होगा तो एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होगा, कम स्थायी होगा तो एल्कोहल कम अम्लीय होगा। एल्कोहल अम्लीय नहीं होते, उनमें अम्लीय लक्षण होता है। वो H+ दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो अम्लीय ही होते हैं, अम्लीय लक्षण होता है एल्कोहल में, फिनाल में, ये सब में, इन सब में अम्लीय लक्षण होते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व तो देखना है। अब एल्कोक्साइड आयन कब ज़्यादा स्थायी होगा, रेडायन है ना भाई, रेडायन का स्थायित्व कब ज़्यादा होता है, जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूहों की उपस्थिति में एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूहों की उपस्थिति में उसका स्थायित्व घटेगा। इसीलिए आपने लिखा था कि मेथिल अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होता है, उससे कम अम्लीय एथिल अल्कोहल, उससे कम अम्लीय आइसोप्रोपिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ऐसे अम्लीयता कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, अगला क्या है, ये आपने पॉइंट ध्यान रखना है। एल्कोहल और जल में बात करें, एल्कोहल और जल में कौन ज्यादा अम्लीय। तो एल्कोहल और जल में जो है, जल ज्यादा अम्लीय माना जाता है और एल्कोहल कम अम्लीय होता है। इसकी वजह क्या होती है कि भाई देखो, जल में क्या मिलेगा, H2O है, यहाँ से आपको H+ निकालने के बाद OH- मिलता है, H+ निकाल दें तो एल्कोहल में क्या मिलता है, RO-। जल से आपको OH- या HO- बोल दो, OH- या HO- कह सकते हैं, और यहाँ से आपको RO- मिलता है। अब देखो, ये भी रेडायन है या कॉन्जुगेट बेस कह सकते हैं। H+ निकालने के बाद, यहाँ से भी H+ निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस मिला है। अब देखो यहाँ पे R जो है ना, इलेक्ट्रॉन भेजेगा, रेडायन को R इलेक्ट्रॉन भेजेगा और H इलेक्ट्रॉन नहीं भेजता। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन ही भेजेगा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन भेजेगा, रेडायन ऑलरेडी माइनस है, वहां पे और अधिक इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं, स्थायित्व तो कम कर देगा, स्थायित्व को कम कर देगा। आप जान लीजिए, ये होगा कम स्थायी और वो क्या होगा, अधिक स्थायी, और ये क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। इसी वजह से जो जल होता है एल्कोहल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। एल्कोहल भी अम्लीय होता है, ऐसा नहीं, लेकिन जल की तुलना में क्या होता है, दुर्बल होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। इस बात को याद रखना है। बस इसमें एक एक्सेप्शन, अपवाद है, ठीक है। जो मेथिल एल्कोहल होता है वो जल से क्या होता है, ज्यादा। जो एल्कोहल होते हैं वो जल से दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्लीय होते हैं, बस मेथिल एल्कोहल को छोड़कर। मेथिल एल्कोहल के बाद जितने भी एल्कोहल होते हैं वो जल से क्या होंगे, हाँ, कम अम्लीय होंगे। एल्कोहल जो होंगे, एथिल हो जाए, आइसोप्रोपिल, जो भी एल्कोहल रहे, वो जल से कम अम्लीय होंगे, ठीक है। तो वही देखो लिखा है कि एल्कोहल जल की अपेक्षा क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, बस किसको छोड़कर,
मेथिल एल्कोहल को छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी एल्कोहल होंगे वो जल से क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। ठीक है। इसके बाद मान लीजिए एल्कोहल जल से दुर्बल अम्ल है, ये जल प्रबल अम्ल है, इसका स्पष्ट कैसे करें, इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा कि एल्कोहल दुर्बल अम्ल है, जल प्रबल अम्ल। तो जब एल्कोहल और जल की आपस में क्रिया कराई जाती है, परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है एल्कोहल क्षार का काम करता है, वो RO माइनस के रूप में काम करता है, और जल H प्लस देने का, उसको जल जो है H प्लस देने का काम करता है। ध्यान दें आप लोग, एल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन मिलता है, जल से OH माइनस मिलता है, लेकिन जब एल्कोहल और जल परस्पर क्रिया करते हैं तो उस केस में एल्कोहल एल्कोक्साइड आयन देता है और जल H2O के रूप में आता है। ठीक है। जो एल्कोक्साइड आयन होगा वो जल का H प्लस खींचने का काम करता है। अगर जल ज्यादा क्षारी होता, कह सकते हैं अगर जल अधिक क्षारी होगा तो वो H प्लस को ग्रहण करेगा, ना कि H प्लस को देगा। अगर जल बेहतर क्षारी होगा तो H प्लस को देगा नहीं, H प्लस को ग्रहण करेगा। लेकिन जब जल और एल्कोक्साइड आयन की आपस में क्रिया कराई जाती है तो वहां पे एल्कोक्साइड आयन क्या करता है, जल का H प्लस खींच लेता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि भाई एल्कोहल जल से प्रबल क्षारी है या दुर्बल अम्लीय है, दोनों केस कह सकते हैं। एल्कोहल जल का H प्लस खींच लेता है। ठीक है, वो देखें ध्यान से। तो यही बात है कि एल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होते हैं, जिसका स्पष्टीकरण कैसे होता है, जब आप जल की एल्कोक्साइड आयन से क्रिया कराते हैं। तो जब जल और एल्कोक्साइड आयन क्रिया करते हैं, एल्कोहल से मिला ये यहाँ क्षार का काम कर रहा है और यहाँ अम्ल का काम करता है, ये H प्लस को देता है, जल H प्लस को देगा और ये H प्लस को ग्रहण करेगा। तो जब ये H प्लस को लेगा ना तो मिलेगा ROH, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, OH माइनस। किसी क्षार में, क्षारक बोल दें, H प्लस जुड़ जाए तो मिलता क्या है, संयुग्मी अम्ल, और किसी अम्ल से H प्लस निकल जाए तो उसके बाद क्या मिलता है, संयुग्मी क्षारक। ये जनरली करते हैं आप। ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ बात करें एल्कोहल और जल की बात करें, इन दोनों में यही बात है कि बेहतर क्षार कौन है। बेहतर अम्ल तो जल है, जल एल्कोहल में बेहतर अम्ल जल है। जल और एल्कोहल में बेहतर क्षार कौन है, भाई दोनों पर लोन पेयर है, दोनों क्षार का काम कर सकते हैं, तो दोनों में बेहतर क्षार कौन है, तो बेहतर क्षार एल्कोहल होता है। जल में और एल्कोहल में दोनों में बेहतर क्षार कौन होता है, क्षार होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको। एल्कोहल जल की अपेक्षा क्या होता है, अच्छा प्रोटॉन ग्राही होता है। प्रोटॉन ग्राही का मतलब क्षार, अपने भाषा में आप क्षार कह सकते हैं। जो जितना बेहतर प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो उतना बेहतर क्षार होगा, क्षारक। अब अच्छा देखो ध्यान से, एक बात यहाँ ध्यान दिया, अगला नोट्स, ये सब नोट है कि जल और एल्कोहल में बेहतर प्रोटॉन ग्राही, बेहतर क्षारक कौन होता है, एल्कोहल होता है। अब यहाँ बताया गया कि मान लीजिए एल्कोक्साइड आयन हो, एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों में क्षारीयता की तुलना करें। एल्कोक्साइड आयन भाई निगेटिव चार्ज है, ये भी क्षार का काम कर सकता है, और हाइड्रोक्साइड आयन ये भी किसका काम कर सकता है, क्षार का काम कर सकता है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ विलोपन अभिक्रिया में, एल्कोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये सब क्या है, प्रबल क्षार होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ये सब कैसे क्षार होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं। लेकिन दोनों में बेहतर प्रबल क्षारक कौन होता है, कह सकते हैं ना, एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों में बेहतर क्षारक या प्रबल क्षारक कौन होता है, एल्कोक्साइड आयन। क्यों, क्योंकि वहां पे R, देखो क्षारीयता कब बढ़ेगी, अम्लीयता कब बढ़ेगी, पता है, जब इलेक्ट्रॉन को खींचा जाए, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्षारीयता अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लता तब बढ़ेगी जब इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, और क्षारीयता कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा। तो जब एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में दोनों में क्षारीयता की तुलना करते हैं तो एल्कोक्साइड आयन को बेहतर क्षारक मानते हैं। यही वजह है, यही वजह है कि अगर आप सोडियम एथॉक्साइड, एल्कोक्साइड ले लो, एथॉक्साइड जो भी हो, सोडियम एल्कोक्साइड हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, तो उनमें जो एल्कोक्साइड होगा, सोडियम एल्कोक्साइड, वो बेहतर क्षार होगा। NaOH भी क्षार है, OH माइनस देता है, और NaOR ले लिया आपने, वो भी क्षार होगा, RO माइनस देगा। लेकिन RO माइनस और OH माइनस में बेहतर क्षार कौन है, RO माइनस। OH माइनस में या HO माइनस जो भी कहो, और RO माइनस में बेहतर क्षार कौन है, RO माइनस। इसीलिए NaOH और NaOR में बेहतर क्षारक कौन होगा, NaOR होगा।
यही बात यहाँ लिखा गया है। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, इन बातों को याद रखिए। अब देखो यही लिखा है कि एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा बेहतर क्षारक होते हैं। ठीक है, ये आता है मतलब इसीलिए जो सोडियम एथॉक्साइड है, एथॉक्साइड मतलब एल्कोक्साइड वगैरह आ जाएंगे। सोडियम एथॉक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में क्या होता है, बेहतर क्षारक। इस बात को याद रखें। ठीक है, तो मान लीजिए मैं क्षारकता या अम्लता का क्रम बताऊं, अगर मैं आपको अम्लता का क्रम लिखवाऊं तो उसमें जानते हैं क्या होगा, सबसे मतलब अगर यहाँ पे एल्कोहल और जल की तुलना करें तो एल्कोहल और जल की तुलना करें तो यहाँ पे जो है ना मेथिल एल्कोहल जल से ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, उससे कम भाई, उसके बाद जल, उसके बाद अन्य एल्कोहल, इसको छोड़कर जितने भी एल्कोहल आएंगे वो सभी क्या होंगे, जल से कम अम्लीय होंगे। मेथिल एल्कोहल जल से ज़्यादा अम्लीय होगा। इसके अलावा जितने भी एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, चाहे जो भी एल्कोहल हो, वो सभी जल से क्या होंगे, कम अम्लीय होंगे। इस बात को याद रखना है। मान लीजिए यहाँ पर फिनाल को भी मैं शामिल कर लूँ, अगर यहाँ पे आप फिनाल को शामिल कर लें C6H5OH, तो C6H5OH में जो ये ग्रुप नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। जो C6H5OH है, इसमें C6H5 इसको बोलते हैं फेनिल समूह। अच्छा देखो ध्यान से, तो भाई मिथिल एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होगा, इससे कम फिर ये बातें हैं। अगर मान लो यहाँ पे फिनाल को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए तो फिनाल में जो ग्रुप नहीं है फेनिल समूह है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसको अभी आप देखने वाले हैं और पढ़ा भी है आपने कि फिनाल में जो बेंजीन ग्रुप है इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। तो जानते हैं जितना अधिक इलेक्ट्रॉन खींचा जाए अम्लता उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे फिनाल को भी शामिल करेंगे तो इसमें सबसे अधिक अम्लीय ये हो जाएगा, अगर इसमें शामिल किया जाए तो। फिलहाल इस बात को याद रखना भैया। और इसी के संबंध में प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इसी के संबंध में आपको ये प्रश्न दिए गए, इनको सॉल्व करना है। यहाँ आपको बोला गया कि जो भी दिए गए हैं इनको अम्लता के घटते क्रम में लिखना है। पहला प्रश्न है, मेथिल एल्कोहल दिया है, जल दिया है, फिनॉल दिया है, फिनॉल, इनको अम्लता के क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखें आप लोग, जो फिनॉल होगा, फिनॉल वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो सबसे अधिक अम्लीय जो होगा वो फिनॉल होगा। जब सी कह लेना मैं, सी, उसके बाद ये दोनों बचे हैं। तो आप सोचेंगे एल्कोहल ये जल है, एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए, जल कम अम्लीय। लेकिन थोड़े एक्सेप्शन है कि मेथिल एल्कोहल जल से ज़्यादा अम्लीय है। बस मेथिल वाला थोड़ा केस याद रखिए आप लोग। तो सबसे अधिक सी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद कौन होगा, बी होगा। इस बात को बहुत विशेष ध्यान देना है। अब इसी के संबंध में एक और प्रश्न दिया गया, देखो ये मेथिल एल्कोहल है, जल है, फिनॉल है, एथिल एल्कोहल है। तो जो यहाँ पे अम्लता का क्रम होगा ना, देखो जो फिनॉल होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, सी होगा, सबसे अधिक सी होगा। उसके बाद ये दोनों बचे हैं और ये बचा हुआ, जो ये वाला होगा ये जल से कम अम्लीय होगा, और जो ये एल्कोहल होगा मेथिल वाला वो जल से ज़्यादा अम्लीय। तो सबसे अधिक सी होगा, उसके बाद कौन होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर कौन होगा, डी होगा। सबसे कम डी होगा, ये एल्कोहल सबसे कम होगा। ठीक है, इसको फटाफट लिखें। अच्छा देखो ध्यान से, अगला पॉइंट क्या है, एल्कोहलों की अम्लता आपने पढ़ लिया, अभी आपको किसको पढ़ना है, फिनालों की अम्लता के बारे में। तो देखो फिनालों की अम्लता के बारे में कुछ आप पढ़ चुके हैं, जिसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए कि फिनाल अगर धातुओं से क्रिया करता है, सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब धातुओं से क्रिया करे, या जलीय NaOH के साथ क्रिया करे, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी पढ़ा है आपने कि फिनाल की सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं तथा जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया क्या स्पष्ट करता है, इसके अम्लीय लक्षण को दिखाता है। ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, और यहाँ अगला पॉइंट ये लिखा है कि फिनाल की जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया क्या स्पष्ट करता है कि यह एल्कोहल से बेहतर अम्ल होता है। एल्कोहल जलीय NaOH से क्रिया नहीं करता है,
जबकि फिनाल कर लेता है। और करने के बाद क्या बनाता है? सोडियम फेनॉक्साइड और जल। ये पढ़ा है आपने इसी वीडियो में, ठीक है। यही है कि फिनाल की क्रिया अगर आप जलीय NaOH से कराएंगे तो आपको सोडियम फेनॉक्साइड और जल मिलता है, जबकि अल्कोहल जलीय NaOH से क्रिया नहीं करता है। यह अभिक्रिया क्या स्पष्ट करती है कि फिनाल जल की अपेक्षा क्या होता है? बेहतर अम्ल होता है। फिनाल जल की तुलना में बढ़िया अम्ल होता है, ठीक है। इस बात को इससे याद रखने वाली बातें। आपसे पूछ ले कभी प्रश्न कि किसी अभिक्रिया द्वारा यह स्पष्ट कीजिए कि फिनाल एल्कोहल की अपेक्षा बेहतर अम्ल है, तो आपको क्या कराना है? फिनाल की अभिक्रिया जलीय NaOH से करा देना है, और एल्कोहल तो नहीं करता है, तो आप बोल देंगे कि फिनाल की जलीय NaOH से क्रिया जो बनेगा सब बना देंगे। क्या स्पष्ट करता है कि यह एल्कोहल की अपेक्षा क्या है? बेहतर अम्ल है, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो यही सब बातें लिखी पढ़ लेंगे आप इसको। फिनाल में OH समूह किससे भाई? इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लिख सकते हैं। आकर्षी के लिए आप एक वर्ड लिख सकते हैं और अपनयक। इलेक्ट्रॉन आकर्षी या अपनयक मतलब खींचने वाला है, समझ लीजिए। अपनयक का मतलब ये खींचने वाला होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी या अपनयक समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। बेंजीन रिंग इसमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। आप बेंजीन रिंग को एरोमेटिक रिंग भी कह सकते हैं। एरोमेटिक, ये इलेक्ट्रॉन खींच एरोमेटिक होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। अब अच्छा देखो कैसे इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये देखो क्या है ना, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा लोन पेयर। तो यहाँ क्या होगा? ये लोन पेयर को बेंजीन रिंग खींचेगा अपनी ओर रेजोनेंस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ मिलेंगे डबल बॉन्ड, O पे आएगा प्लस H, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ये माइनस यहाँ आएगा, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। फिर अगला क्या है? पाई सिग्मा माइनस, ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा माइनस, तो फिर ये इधर आएगा। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि माइनस यहाँ आएगा तो ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको फिर क्या मिलेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, O पे प्लस रहेगा, H और माइनस यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा। फिर अगला क्या है? पाई सिग्मा माइनस, ये इधर जाएगा, क्या मिलेगा आपको भाई? माइनस यहाँ मिल जाएगा, और फिर क्या मिलेगा? इसके बीच डबल बॉन्ड, प्लस माइनस के बीच डबल बॉन्ड मिलेगा, और ये डबल बॉन्ड प्लस O पे रहना है H। अगला क्या है? क्या मिलेगा? पाई सिग्मा माइनस, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, माइनस से दूर टूटेगा, तो यहाँ प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बनाएगा, और वहाँ माइनस प्लस तो कोई आवेश नहीं आएगा। इस प्रकार से आपको मिलेगा। और आप यहाँ कितनी मिली संरचनाएं भाई? 5 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हुई, इस बात को याद रखना। तो इन स्ट्रक्चर से आपको क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग क्या कर रहा है? OH के, हाँ, OH के इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आप लोग 5 अनुनादी संरचना, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, मान लीजिए आप यहाँ अभी तो आपने ये जाना है ना कि एल्कोहल और फिनाल में कौन ज्यादा अम्लीय? फिनाल ज्यादा अम्लीय होता है, एल्कोहल कम अम्लीय। अब इसी को पूछे क्यों, इसको स्पष्ट करना हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एल्कोहल और फिनाल में, या कह सकते हैं फिनाल एल्कोहल की तुलना में बेहतर अम्ल है, इसको किसी अभिक्रिया के द्वारा स्पष्ट करें, तो जलीय NaOH से क्रिया करा लें। अगर वैसे ही पूछे कि फिनाल एल्कोहल की अपेक्षा बेहतर अम्ल है क्यों, बगैर रिएक्शन से प्रूफ करना है। वैसे ही आपसे पूछा जाए कि फिनाल एल्कोहल की अपेक्षा बेहतर अम्ल है क्यों, इसको स्पष्ट कर दो। वही देखो बोला है कि फिनाल एवं एल्कोहलों की अम्लता, या आप बोल सकते हैं कि एरोमेटिक रिंग, वही बेंजीन रिंग है, से जुड़े OH समूह तथा एल्किल समूह से जुड़ा OH समूह,
इन दोनों की अम्लता की जांच करनी। यदि OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तब ज्यादा अम्लीय होगा, कि एल्किल समूह से जुड़ा हो तब ज्यादा अम्लीय होगा, दोनों की जांच करनी है। तो जब एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा तो ज्यादा अम्लीय होगा, और एल्किल समूह से कम अम्लीय होगा। क्यों, इसकी वजह क्या है? ठीक है, तो देखो ध्यान से, एल्कोहलों और फिनालों की अम्लता की जांच कैसे करेंगे आप? इनसे प्राप्त एल्कोक्साइड आयन या फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व के आधार पर किया जाता है। ध्यान दें आप लोग, इस पॉइंट को आप थोड़ा याद रखें कि एल्कोहल अथवा फिनॉल की अम्लता की जांच, इनसे प्राप्त किससे भाई? एल्कोक्साइड आयन, क्रमशः लिखना, क्रम से क्या मिलता है? क्रमशः एल्कोक्साइड आयन, जो कि इसका कंजुगेट बेस होगा एल्कोहल का, संयुग्मी क्षारक, तथा या अथवा कह सकते हैं, यहां अथवा नहीं लिखना है, तथा लिखो। एल्कोहल तथा फिनाल की अम्लता की जांच इनसे प्राप्त, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन तथा फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व के आधार पर किया जाता है, के स्थायित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, अगर आप एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल ROH, ये एल्किल समूह है ना, ROH में एल्किल समूह है। अब फिनाल लेंगे तो उसमें ये लेंगे ना आप लोग, एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें ये आपका एरोमेटिक है, ये जानते रहिए आप लोग। और ये कौन सा समूह है? एल्किल समूह। सबसे पहले इसका कराइए आयनन, H+ को निकाल के क्या बनाएंगे? RO- H+ निकालेगा। यहाँ पे आप इसका कराइए आयनन, क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा PHO- और ये H+ मिलेगा। ये आपको क्या मिलेगा? एल्कोक्साइड आयन है। और ये कौन सा है? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, पहले मैं बता दूं, यही आपको ऐसे ही व्याख्या देना कि फिनाल एल्कोहल की अपेक्षा ज्यादा अम्लीय हो। क्यों भाई? इसको बताना है कि भाई अम्लता की जांच, सबसे पहले इनको आयनन ब्रेक कर लिया जाए। आयनन ब्रेक करके एल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन मिलेगा, फिनाल से फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। इन दोनों का स्थायित्व देख लें आप। जो एल्कोक्साइड आयन नहीं, यहाँ पे R जो है इलेक्ट्रॉन भेजेगा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं R कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन खींच सके। ये ना प्लस आई होगा ना, R आपका प्लस आई समूह इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज फिक्स रहेगा, उल्टा बढ़ेगा और उसी पर निगेटिव ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु पर स्थिर रहेगा, वो कहीं जाए घूम, मतलब रेजोनेंस के द्वारा घूमने टहलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन नहीं, इसमें जो ऋणावेश है, ये क्या होगा? इसमें होगा रेजोनेंस। जो फिनॉक्साइड आयन नहीं मिला है, इसमें होगा रेजोनेंस, और ये क्या करेगा? यही ना मिलेगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और ऋणावेश है, इसका कॉन्जुगेशन मिलेगा, ये घूमेगा इधर, ऋणावेश घूमेगा। और ऋणावेश जितना ज्यादा, मैं बता दिया आपको कि धनावेश या ऋणावेश जितना ज्यादा कह सकते हैं रेजोनेंस के द्वारा घूमते हैं, गति करते हैं, ऐसा बोले आप लोग, सही शब्दों में कहेंगे गति करते हैं। धनावेश या ऋणावेश का जितना ज्यादा विस्थापन होता है, उतना ही ज्यादा स्थायी होती है वो स्पीशीज जिसपे वो हैं। क्या कह सकते हैं कि वो धनायन या ऋणायन बहुत अधिक स्थायी होते हैं जिनमें धनावेश या ऋणावेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। वे धनायन या ऋणायन अत्यंत स्थायी होते हैं जिनमें धनावेश का या ऋणावेश का क्या होता है? स्थानांतरण। वो घूमते हैं। तो यही लिखना है आपको कि एल्कोहलों के आयनन से प्राप्त एल्कोक्साइड आयनन हो रहा है सब, इस घटना को क्या बोलेंगे? दोनों ही आयनन। एल्कोहलों के आयनन से प्राप्त एल्कोक्साइड आयन में ऋणावेश स्थिर रहता है,
जबकि फिनालों के आयनन से प्राप्त फिनाक्साइड आयन में ऋणावेश का क्या होता है, विस्थापन। आप दिखा भी सकते चाहे तो, यहाँ आप दिखा सकते कैसे घूमता है, इसी में ना आप दिखा सकते कैसे होता है। ये पहले से घूमेगा ना, मैं नीचे बना दे रहा हूँ, चाहे तो बॉक्स में बना सकते हैं आप लोग। ओ पे माइनस रहेगा, क्या पाई सिग्मा माइनस घूमेगा, क्या आएगा, यहाँ पे कोई प्लस प्लस नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ, निगेटिव चार्ज है तो प्लस नहीं आएगा। तो आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगा, डबल बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस आएगा, ऐसे घुमा लीजिए, क्या होगा, पाई सिग्मा माइनस, फिर ये घूमेगा, इसके इसके बीच क्या मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा, यहाँ माइनस मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड मिलेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ है, और क्या होगा देखो, पाई सिग्मा माइनस, फिर ये घूमेगा, क्या मिलेगा, माइनस इधर मिलेगा ना, यहाँ माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस माइनस के बीच यहाँ एक नया बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी एक बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड ओ मिलेगा। अगला क्या है, क्या मिलेगा, पाई सिग्मा माइनस, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड माइनस, ये घूमेगा उधर, हाँ, तो निगेटिव चार्ज आएगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ समय के लिए वो गति कर लेगा, मूवमेंट कर लेगा, और ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। तो यही बात आपको लिखना है कि मैं नीचे लिख दे रहा हूँ नीचे कि एल्कोहल के आयनन से प्राप्त एल्कोक्साइड आयन में ऋणावेश क्या रहता है, स्थिर। आपके बुकों में लिखा है स्थानागत, स्थानागत का मतलब है स्थिर रहता है, एक ही स्थान पे स्थिर रहता है, होता है। जबकि फिनाल के आयनन से प्राप्त फिनाक्साइड आयन में ऋणावेश का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ऋणावेश के स्थानांतरण के कारण यह स्थायी हो जाता है, कौन, फिनाक्साइड आयन। फिनालों के आयनन से प्राप्त फिनाक्साइड आयन में क्या होता है, ऋणावेश के स्थानांतरण के कारण यह क्या होता है, स्थायी हो जाता है, कौन, फिनाक्साइड आयन स्थायी हो जाता है। इसके नीचे आप देखो ध्यान से, इतना पहले समझो फिर समझो कि फिनाल के आयनन से प्राप्त फिनाक्साइड आयन में ऋणावेश के स्थानांतरण की वजह से फिनाक्साइड आयन क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इसीलिए अब इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, अतः फिनाल एल्कोहल की अपेक्षा क्या होता है, हाँ, अधिक अम्लीय होता है। ये रीजन देने के बाद, क्योंकि भाई इसका ऋणावेश तो स्थायी नहीं है, क्योंकि फिक्स है निगेटिव चार्ज, और इसमें क्या है, ऋणावेश घूम रहा है, किसके द्वारा, और भी लिख सकते हैं कि अनुनाद के द्वारा। भाई ऋणावेश घूम रहा है ना, किसके द्वारा, भाई अनुनाद के द्वारा। तो यही बोल सकते हैं कि ऋणावेश का स्थानांतरण होता है, भाई किसके द्वारा जानते रहिए आप लोग, और इसीलिए ये स्थायी हो जाता है। अतः फिनाल एल्कोहल की अपेक्षा क्या होता है, बेहतर अम्ल होता है या अधिक अम्लीय। अच्छा देखो ध्यान से, इस पॉइंट को आप समझ ले, बस लास्ट पॉइंट है कि फिनाल में अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लग जाएं तो इलेक्ट्रॉन खींचकर उसकी अम्लता को बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि फिनाक्साइड आयन मिलेगा, फिनाक्साइड आयन में जितने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, वह ऋणायन का भी स्थायी होता है, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे उतना ही ज़्यादा स्थायी रहता है। और अगर इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप लग जाए तो उस केस में फिनाल की अम्लता कम हो जाएगी। इस बात को याद रखें, क्योंकि वहाँ फिनाक्साइड आयन मिलेगा, तो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप लग जाए, मान लीजिए मेथिल, एथिल, ऐसे ग्रुप लग जाएं,
अगर फिनालों में इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप लगेंगे तो उसकी अम्लता को घटा देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगेंगे तो उसकी अम्लता को बढ़ा देंगे। इस बात को याद रखें। और इलेक्ट्रॉन खींचने या भेजने का प्रभाव अक्सर कहाँ देखते हैं आप? आर्थो पर या पैरा पर। इस बात को याद रखें, इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रभाव या इलेक्ट्रॉन भेजने का प्रभाव कहाँ आभास होता है? आर्थो पर और पैरा पर। अच्छा, इस बात को याद रखें आप। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, आप इसको प्लस आई समूह मान सकते हैं, प्लस आई समूह मान लीजिए। इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप प्लस एम भी होते हैं, ठीक है, प्लस एम की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो अम्लता को कम करेंगे, अर्थात इन चारों में सबसे अधिक अम्लीय फिनाल होगा, क्योंकि फिनाल के पास कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या भेजने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप नहीं है, जबकि इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप। तो ये तीनों सबसे कम अम्लीय होंगे और सबसे अधिक अम्लीय फिनाल होगा इन चारों में। अब ये कम अम्लीय है, इनमें भी कौन कम अम्लीय होगा, कौन थोड़ा ज्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। अच्छा देखो, इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? आर्थो और पैरा पर। तो इलेक्ट्रॉन भेजने का प्रभाव कहाँ दिखाई देगा आपको? आर्थो और पैरा पर। आर्थो से इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा और पैरा से इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा। तो बताइए कौन अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेगा, आर्थो वाला कि पैरा वाला? आर्थो वाला भेज देगा, क्योंकि आर्थो वाला नजदीक है ना। देखो ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इन दोनों में ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेज देगा क्योंकि नजदीक, ठीक है। तो देखो सबसे अधिक अम्लीय ये होंगे और सबसे कम अम्लीय ये होंगे, क्योंकि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेगा, सबसे अधिक ये और सबसे कम ये। अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों पैरा, देखो आर्थो और पैरा पे इफेक्ट देखना है आपको। आर्थो वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा और पैरा वाला भेजेगा। मेटा वाला तो सबसे कम इफेक्ट होता है ना, मेटा सबसे कम भेजेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसे कम ये भेज पाएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक ए होगा, उसके बाद सी होगा, क्योंकि ये दोनों कुछ तो भेजेंगे, मतलब ये दोनों भेजेंगे, ये इनकी अपेक्षा उतना नहीं भेज पाएगा, क्योंकि आर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन भेजना है। आर्थो और पैरा वाले समूह ही इलेक्ट्रॉन भेजते हैं या इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक अम्लीय ए होगा, उसके बाद ये सी होगा, उतना अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भेज पाएगा। ये दोनों भेजेंगे बहुत बेहतर मात्रा में, और इन दोनों में भी ये वाला ज्यादा भेजेगा नजदीक होने की वजह से। तो सबसे कम ये होगा, सबसे अधिक ए होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद कौन होगा? बी। भाई सबसे कम तो बी होने वाला है, सबसे कम तो बी वाला होगा, सबसे अधिक ए होगा। अब ये दोनों बचे हैं, इन दोनों में ये तो कुछ इफेक्ट दिखाएगा, इसकी तुलना में कम दिखाएगा। तो घटता क्रम में मान लीजिए लिख रहे हैं, घटता क्रम में, तो सबसे अधिक अम्लीय ये होगा, इसके बाद सी होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद बी होगा। ये बात यहां बात करें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, माइनस आई और माइनस एम समूह है, माइनस एम समूह मान लीजिए, ठीक है। ये भी माइनस आई और माइनस एम समूह है, ये भी माइनस आई माइनस एम समूह है, लेकिन ये आर्थो पोजीशन पे है, ये पैरा पर है, और ये कहाँ है? मेटा पर। देखो अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लग गए तो भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, अम्लता को बढ़ा देंगे, अर्थात यहाँ पे ये सबसे कम अम्लीय होगा, ये तीनों ज्यादा अम्लीय होंगे। यहाँ पे ये सबसे कम अम्लीय होगा और ये तीनों का ज्यादा अम्लीय, ठीक है। अब इन तीनों में कौन अधिक अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है? देखो आपको लग रहा होगा कि ये वाला ज्यादा अम्लीय है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आपको एक चीज बता दूंगा कि यहाँ पे ना जो ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसका नाम क्या है? आर्थो, ऐसा नाम लिख लेंगे, इसका मेटा नाइट्रोफिनॉल, इसका पैरा, उसी लिख लेंगे आप लोग, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। उसी प्रकार से इसका लिख लेंगे मेटा, इसका लिख लेंगे पैरा। ऐसे इसका नाम आर्थोक्रिसोल है, इसका मेटा क्रिसाल, इसका पैरा क्रिसाल। तो आर्थोक्रिसाल ज्यादा होता है, मेटा पैरा वाले कम है। अब मेटा पैरा में पैरा वाला ज्यादा होता है, मेटा वाला कम। ऐसे यहाँ बात करें आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। आपको ये पता है कि आर्थो और पैरा पे इफेक्ट ज्यादा दिखना है इलेक्ट्रॉन खींचने का, लेकिन यहाँ पे ना ये जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये आपस में एच बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये बात सही है आपने, लेकिन एक बात और याद रखना है कि ये आपस में क्या बनाते हैं, यहाँ पे आर्थो नाइट्रोफिनॉल इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, OH
और यहाँ पे क्या मिलता है N, हाँ डबल बॉन्ड ओ कर लें आप लोग, चाहे इस प्रकार से बॉन्ड बना लें, उपसंयोजी बंध। और इस O और इस H के बीच में, O और H के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी H बॉन्ड के बनने की वजह से हाइड्रोजन थोड़ा देरी से निकलता है, बहुत तेजी से आराम से निकल जाता है। फिनाक्साइड आयन को बहुत अधिक स्थायी बनाता है, ये बात था, लेकिन इस नए बॉन्ड की बनने की वजह से H थोड़ा सा देरी से निकलता है। तो इसी वजह से यहाँ जो अम्लता का जो क्रम होता है ना, सबसे अधिक D होता है, फिर इसके बाद ये आता है। मतलब आर्थो पैरा में सामान्य केस में पैरा आर्थो का इफेक्ट ज्यादा होता है, पैरा का कम होता है, लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, आर्थो कम हो जाना है, क्यों, इस H बॉन्ड के बनने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ जो अम्लता का क्रम होगा ना, सबसे अधिक जो है D होगा, सबसे अधिक D, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद भाई सबसे अधिक D हो जाना है, फिर उसके बाद B आएगा। फिर ये भाई NO2 है, खींचेगा तो कुछ खींचेगा, फिर ये सबसे कम ये आएगा। इसको छाप लें।